एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड, योर एसएसटी टीचर। देखो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आपकी क्लास 7th की एसएसटी का चैप्टर नंबर 5 द राइज ऑफ एम्पायर्स का पार्ट नंबर 4 होने वाला है ये। दैट वाज गोइंग टू बी लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी तक की वीडियो में हम लोग यहाँ तक का चैप्टर जो आपका एक एम्पायर क्या होता है, किंगडम क्या होता है, किस तरीके से मगध का एम्पायर चल रहा था, वहां पे क्या चीजें थी, क्यों वो एम्पायर जो है बढ़ा, और बहुत सारी चीजें जो भी इस चैप्टर में थी अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना। आज की वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे जो अशोका की हम बात कर रहे थे, अशोका जिसने पीस चुना, कलिंगा वॉर वगैरह हमने देखा था, उसका जो ये वाला कॉन्सेप्ट था धम्मा वाला, धर्म वाला, जहां पे लाइट चलेगी तो वो कॉन्सेप्ट अधूरा रह गया था, वहां से इस वाले कॉन्सेप्ट को आज हम पूरा करने वाले हैं। हमने कौटिल्य के बारे में पढ़ा, हमने कौटिल्य का सप्तंग पढ़ा, हमने सब कुछ आज अभी तक कंप्लीट कर लिया है। एंड जो आपके प्रीवियस चैप्टर्स रहे हैं उनको भी अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं। कुछ के नोट्स भी आ चुके हैं, कुछ के नोट्स आने बाकी हैं। चैप्टर नंबर 4 के नोट्स आप काफी कह रहे हो, मैं उसके नोट्स अगली वीडियो उसी की आएगी, डोंट वरी। इससे अगली वीडियो जो है चैप्टर नंबर 4 की नोट्स की ही आएगी। और लेकिन तब तक आप लोग जो उसके प्रीवियस पार्ट्स रहे हैं, अभी तक के जो चैप्टर रहे हैं, सबके क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज, सब कुछ मैंने कवर कराई है। एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो उन वीडियोस को। थैंक यू सो मच। एंड नाउ आज हम लोग देखेंगे आपका इसका पार्ट नंबर 4 होने वाला है ये, जहां पे हम लोग धम्मा के बारे में, धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि अशोका ने एम्फेसाइज करा था, जो बुद्धा को। अब देखो अशोका, हम यहाँ पे देखें कि भाई जो वर्ड है आपका धर्म, आपको पता है वहां पे उस टाइम पे प्राकृत लैंग्वेज बोली जाती थी। प्राकृत लैंग्वेज यानी कि ब्राह्मणी स्क्रिप्ट में जिसको हम लिखते हैं, तो वो जो है उस धर्म को प्राकृत लैंग्वेज में धम्मा बोलते हैं। अब धर्म क्या होता है, बेसिकली किसी की भी ड्यूटी क्या है, वो पर्सन क्या कर रहा है अपने देश के लिए, उसका लॉ क्या है, क्या 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 उसका मोरल वैल्यू क्या है उसकी, अपने देश के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री के लिए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड धम्मा। अब इसमें कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स थे, अशोका के धम्मा में कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स थे, कुछ बातें हमने कहा था अशोका ने अपने जो भी रॉ कहेंगे पिलर्स वगैरह है उन सब पे एडिक्ट्स करवाए हैं। एडिक्ट्स का मतलब क्या होता है, कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट, कुछ डिक्लेरेशन वगैरह। यूजुअली जो भी राजा महाराजा होते थे वो इन पिलर्स पे, रॉक्स पे अपनी अपनी विक्ट्री को इंस्क्राइब करते थे, उसको गड़वा के लिखवाते थे। लेकिन अशोका ने अपनी विक्ट्री के बारे में कोई बात नहीं करी। अशोका ने बात करी है धम्मा के बारे में। धम्मा के जो कुछ वैल्यूज है, क्या कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हर एक पर्सन के एथिकल प्रिंसिपल्स लाइफ में फॉलो करने वाले होने चाहिए। पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करो, धर्म का पालन करो, ऐसा करो वैसा करो, वो चीजें जो है उसने अशोका ने अपने पिलर्स वगैरह पे लिखवाई थी। उसी के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास तक देखा था। अब देखो हम कह रहे हैं कि एक डीपर लेवल पे अगर आप देखोगे तो धर्म एक्सटेंड्स टू लिविंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। अगर आप यूनिवर्स का जो ऑर्डर है, यूनिवर्स का जो रहने का जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग आप रहो, तो बेसिकली धर्म आपका वही होता है। चाहे इसमें आप अपनी ड्यूटी को, जो आप काम कर रहे हो उसको आप बिल्कुल सच तरीके से निभाओ, जो भी आप जिंदगी में कर रहे हो बहुत सही तरीके से करो, रूल्स को फॉलो करते हुए एक अच्छी लाइफ व्यतीत करो, हार्मनी के साथ रहो, यानी कि बहुत दोस्ती यारी के साथ, अपने जो है खूब भाईचारे के साथ खुशनुमा रहकर जो अपनी जिंदगी बिताओ। धर्म क्या है, बेसिकली आपका ड्यूटी है, लॉ है, ट्रुथ है, ऑर्डर है, एथिक्स है, हर एक चीज क्या है वो आपका धर्म है, अशोका का धम्मा है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ कह रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, अशोका के डिटेल इंस्ट्रक्शंस ऑन द कंडक्ट ऑफ हिज ऑफिशियल्स एंड मेंशन वेज टू इंश्योर दैट दे प्रैक्टिस फेयरनेस। अब देखो यहाँ पे अशोका ने जो कुछ बातें यहाँ पर कही हैं बेसिकली उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखो यहाँ पे था जो ऑफिसर्स है सिटी के और जो मैजिस्ट्रेट वगैरह, यानी कि अब अशोका जो है जो ऑफिशियल्स है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे क्या कह रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या कह रहे हैं देखो, कहते हैं यू आर इन चार्ज ऑफ मेनी थाउजेंड्स ऑफ लिविंग बींग्स। भाई तुम ऑफिशियल हो, तुम काम कर रहे हो, तुम जो है कई हजारों लोगों के इंचार्ज हो, तुम उनके ऊपर काम कर रहे हो, तो यू शुड गेन द अफेक्शन ऑफ मेन, तो तुम्हें सबका प्यार भी मिलना चाहिए। ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन, अशोका कह रहे हैं भाई सारे के सारे जो बच्चे हैं, सारे से जो मेन हैं वो सब मेरे बच्चे समान हैं। एंड जस्ट एज आई डिजायर फॉर माई चिल्ड्रन, और जैसे मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहता हूँ, दैट दे शुड ऑब्टेन वेलफेयर, कि भाई उनका वेलफेयर करा जाए और सबको जो है हैप्पीनेस मिले आपके वर्ल्ड में और अगले वर्ल्ड में भी। यही जो है काम मैं चाहता हूं कि मेरे सारे लोग करें, मतलब आई डिजायर फॉर ऑल मेन, मेरे भी सारे लोग करें, और मैं चाहता हूं हर एक बच्चा, हर एक इंसान जो है खुशनुमा जिंदगी जिए, लाइफ में अच्छा करे और मैं उसका वेलफेयर कर सकूं। तो अब वो ऑफिशियल से कह रहा है यू शुड स्ट्राइव टू प्रैक्टिस इम्पार्शियली। भाई इम्पार्शियली तुमको भी जो इम्पार्शियलिटी के साथ, यानी कि तुम्हें कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है, किसी के भी साथ तुम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करोगे, अच्छे से तुम काम करोगे, अपने काम में कोई जल्दबाजी नहीं करोगे। ये सब जो बातें हैं उसने अशोका ने इंस्क्रिप्शन में लिखवाई कि जो भी सिटी के मैजिस्ट्रेट्स हैं शुड एट ऑल टाइम सी टू दैट मैन आर नेवर इम्प्रिजन, यानी कि उनको कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना है कि किसी भी अच्छे इंसान को
बिना किसी रीजन के, बिना अच्छे रीजन के आप उसको टॉर्चर करो या उसको जेल के अंदर डाल दो, आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे। ये सब बातें कौन कह रहा है? अशोका कह रहा है। अशोका किससे कह रहे हैं? जो भी उस सिटी के मजिस्ट्रेट्स हैं या जो भी ऑफिशियल वगैरह है, डीएम वगैरह वटेवर, उन सबसे जो ये बातें वो कह रहे हैं। कहते हैं एंड फॉर दिस पर्पज आई शेल सेंड आउट ऑन टूर एवरी 5 years। एक ऐसा मतलब कह रहे हैं इस चीज के लिए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए, देखने के लिए सबका वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा, जो भी चीजें यहाँ पर है, इसके लिए मैं हर 5 साल बाद एक ऐसा ऑफिसर भेजूंगा जो कि बहुत ज्यादा हार्श नहीं होगा, अच्छे से काम करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा इस मैटर में और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे। बेसिकली कुछ नॉर्मल सी बातें यहाँ पे थी। अब देखो मेन बात पे आते हैं। कहते हैं जो मौर्यन एम्पायर था वो हाफ अ सेंचुरी तक और चलता है अशोका की डेथ के बाद। ठीक है, अशोका की डेथ जब हो जाएगी उसके बाद 50-60 साल, 40-50 साल चलेगा, उसके बाद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके बाद जो उसके सक्सेसर्स थे, सक्सेसर्स कौन होते हैं? जो उसके बाद कोई और आता है, फिर उसके बाद जो राजा बनते हैं, तो उसके बाद जो आते रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं सक्सेसर्स। वो अनेबल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर, वो जो है एम्पायर को एक साथ नहीं रख पाएंगे। और क्या होगा? देखो जब भी एक एम्पायर टूटता है ना, आगे पढ़ोगे आप इस चीज को, कि यूजुअली उसका मेन रीजन ये होता है कि जो भी मैं कहूँ छोटे एम्पायर जो और उस एक बड़े एम्पायर के अंदर छोटे छोटे किंगडम्स है ना, वो इंडिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि राजा जो ना वो वीक है, थोड़ा स्ट्रांग नहीं है उतना। तो अगर हम लोग अलग होकर देखते हैं, अगर वो एक साथ कर पाया, दोबारा से अपने एम्पायर का पार्ट कर पाया तो ठीक है, हो जाएंगे दोबारा, नहीं कर पाया तो हम लोग अपना सेपरेट किंगडम जो है फॉर्म कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं 185 BC के अराउंड ऐसा ही हुआ था। इंडिया जो है दूसरा फेज शुरू हो गया था, इंडिया के अंदर अलग अलग चीजें उसके बाद यहाँ पर होंगी। ठीक है जी। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे लाइफ इन द मॉडर्न पीरियड की। अभी तक जो हमने मॉडर्न टाइम्स का पढ़ा, उस टाइम पे जिंदगी कैसी थी लोगों की, लोग कैसा जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो सेंटर रहा उनका वो था मगध। मगध की कैपिटल क्या थी आपकी? पाटली कह रही हूँ, पाटलिपुत्र। ठीक है, क्या थी? पाटलिपुत्र। कहते हैं ये जो ना बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, गवर्नेंस का भी, गवर्न करने का भी, और कॉमर्स यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स का भी अच्छा खासा सेंटर था आपका पाटलिपुत्र। इसमें बहुत सारे महल थे, कुछ पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी, और बहुत अच्छी अच्छी प्लान तरीके से करी गई स्ट्रीट्स यानी कि गलियां भी थी। एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज तरीके से टैक्स का सिस्टम भी था। ब्रिस्क ट्रेड का मतलब क्या होता है? जो बहुत फास्ट चलता है, बहुत इमर्जिंग ट्रेड है, बेसिकली बहुत जल्दी ग्रोथ करता है वो। और जो भी ट्रेजरी वगैरह थी वो काफी स्ट्रांग रही, और यही सब चीजें थी। वहां की ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी जो भी वहां की थी, वहां का टैक्सेशन सिस्टम, वहां का रेवेन्यू, वहां का ट्रेड, हर एक चीज जो भी यहाँ पे रही, ये सब चीज एम्पायर की ग्रोथ को बढ़ाती रही, फ्यूल देती रही और आगे जो है बढ़ाती रही। और प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे मतलब खूब आपके साथ खूब पैसा है, खूब आराम से आप शौक मौज की जिंदगी जो है वो काट रहे हो, पैसा बहुत सारा है आपके पास, उसे बोलते हैं प्रोस्पेरिटी। कहते हैं ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिशियल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस प्ले की रोल्स। अब कहते हैं भाई जो भी यहाँ पर जो एम्पायर था, जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिशियल्स वगैरह थे या जो मर्चेंट्स वगैरह रहे, जिनके जो थोड़े बहुत छोटा मोटा काम करने वाले आर्टिसंस वगैरह हैं, इन सबका बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रहा था इस मौर्यन पीरियड में, इस पाटलिपुत्र शहर में। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ कह दे कि यहाँ पे इंस्क्रिप्शन दिखा रखा है आपको, जो कि सोहागुरा का है, प्रॉपर इंस्क्रिप्शन है, फोर्थ से लेकर के 3rd सेंचुरी BC तक का है। अब ये क्या होता है पता है ना? यहाँ पे 0 था, यानी कि आपका क्राइस्ट का बर्थ यहाँ पे हुआ था। इससे पहले 1 साल आएगा, 2 साल आएगा, 3 साल आएगा, ऐसे करते करते 100 साल आएंगे, और फिर 100 के बाद यहाँ पे 200 आएगा, फिर 300 आएगा, और फिर आपका जो है 400 आएगा। अब इसमें जो है 4 से लेकर के यानी कि 3, इनके बीच का टाइम पीरियड की बात हम कर रहे हैं, कि ये जो है इंडिया का अर्लीस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो है, मतलब इस टाइम का काफी ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड ये था, और काफी जल्दी वाला रिकॉर्ड ये था बेसिकली। कहते हैं कि सोहागढ़ जो कि यूपी में है, वहां पे लिखा गया था प्राकृत लैंग्वेज में, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया था, और ऐसा माना जाता है कि इसको चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो है वो लिखा गया था, इशू करा गया था बेसिकली। इसमें क्या है, आपको ये कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी, कुछ सिंबल्स यहाँ पे जो बने हुए हैं स्पेशली ऊपर की तरफ, इनको हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि ये जो है बेसिकली क्या है, ग्रेनरी की बात करी जा रही है। ग्रेनरी क्या होता है कि जहां पे अपना अनाज जो है, ग्रेन से बनता है ना ग्रेनरी, जहां पे आप अपना अनाज हम स्टोर कर पा रहे हैं, उसकी यहाँ बेसिकली बात कर रहे हैं एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट फेमाइन। क्या है? अगर फेमीन हो, अगर फेमाइन वट एवर यू कैन से, ठीक है, तो अगर फेमीन हो उस टाइम पे क्या हो, क्या प्रिकॉशन कर सकते हो, कोई भुखमरी आ जाए, कोई यहाँ पे क्राइसिस हो रही है बहुत ज्यादा, उस टाइम पे यहाँ पर आपने अगर स्टोर कर रखा है ग्रेन जो है काफी ज्यादा, आपने स्टोरेज अपने हाउस बना रखा है, वहां पे स्टोर कर रखा है, तो अगर कोई फेमीन पड़ी है, भुखमरी है, या क्रॉप फेल हो गई है, कुछ भी हुआ है, ड्रॉट आई है, बाढ़ आई है, आप जो लोगों को उसको प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, ताकि फूड की सिक्योरिटी जो है वो बनी रहेगी। आप देखो कहते हैं यहाँ पे मेगास्थीन्स का अकाउंट। अब मेगास्थीन्स आपको पता है एक सबसे पहला काफी पहला आने वाला इस तरीके से ग्रीक का
मैं कहूँ ट्रेवलर था वो, जो कि इंडिया में आया था और बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ही आया था। और उसने क्या क्या बातें यहाँ पर उसके बारे में कहते हैं। उसने भी यहाँ पर ये कहा था भैया, जो काफी ज्यादा अच्छा खासा सब्सटेंशियल का मतलब काफी बड़ा जो प्रोपोर्शन है वहां की पॉपुलेशन का इंडिया की, वो सब लोग जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। और यही एग्रीकल्चर जो है उस एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर का सबसे बड़ा रिसोर्स है, सॉरी सबसे बड़ा रेवेन्यू है, बेसिकली सबसे बड़ा रेवेन्यू है, सोर्स है बेसिकली रेवेन्यू का। और कहते हैं हर साल जो है 2 क्रॉप्स उगाई जाती हैं, मतलब जब भी बारिश होती है, एक समर में और एक विंटर्स में। और ये इंश्योर करता है कि भाई भुखमरी वगैरह जो ना हो, वो बहुत रेयर हो, यानी कि बहुत रेयरली कभी हो जाए और लोगों के पास काफी ज्यादा अच्छा खासा खाने को हो। जो भी ग्रेनरीज वगैरह हैं उन सब में स्टॉक अच्छा खासा रहना चाहिए, जो हमें किसी इमरजेंसी के टाइम पे काम आए, कोई इवेंचुअलिटी हो जाए। इवेंचुअलिटी का मतलब क्या है, कोई भी कैलामिटी हो जाए, बेसिकली ड्रॉट आ गई है, यानी कि सूखा पड़ गया है, फ्लड आ गई है, बाढ़ आ गई है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, कुछ भी यहाँ पर आ जाए उस टाइम पे रहना चाहिए। या कोई वॉर छिड़ गया है तो उस टाइम पे वो काम आ जाएगा लोगों को भेजने के लिए। कहते हैं वही बोल रहे हैं, अगर यहाँ पे वॉर छिड़ भी जाता है अगर आसपास, तो फार्मर्स को उससे बचाया जाता है ताकि एग्रीकल्चर को डिस्टर्ब ना कर पाए। क्योंकि एग्रीकल्चर ही, आप सोचो, जब एग्रीकल्चर ही उस कंट्री का, उस एम्पायर का मेन सोर्स है रेवेन्यू का, वहां से खा भी रहे हैं लोग, उसको बेच के कमा भी रहे हैं, तो एग्रीकल्चर अगर इम्पैक्ट हो गया किसी वॉर के टाइम पे तो कैसे एम्पायर चलेगा। इसलिए अगर कोई वॉर छिड़ भी जाता है तभी पूरी कोशिश करते हैं कि फार्मर्स को उससे बचा लिया जाए ताकि एग्रीकल्चर इम्पैक्ट ना हो। अच्छा, आप देखो यहाँ पे कह रहे हैं जो ब्लैक स्मिथ है, लोहार वगैरह होते हैं, पॉटर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, या जो भी आपके छोटे मोटे जो आर्टिसंस वगैरह हैं, वो सब शहर में रहते हैं। शहर जो है, जो आपकी सिटी है, वो वेल प्लान्ड है, अच्छे तरीके से यहाँ पे साइंस वगैरह है, स्ट्रीट्स पे सही तरीके का सिस्टम है, बिल्कुल ड्रेनेज का सिस्टम बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन जो है होता रहता है कुरियर्स के थ्रू होता है, जहाँ पे हम मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह जो है लेकर जाते हैं। जो घर हैं वो लकड़ी के बने हुए हैं और 2 माले की कम से कम वो हैं, अप टू 2 स्टोरेज टॉल है, वो लंबे हैं इतने। और जो गलियां हैं उनमें कह रहे हैं स्ट्रीट्स में ना, तो होता है ना, बाहर पहले लोग जो पानी भर के रखते थे कि अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं मान लो फायर, कहीं पर आग लग गई, तो बाहर जो है मटके वगैरह में ना पॉटर्स ने हर एक गली में जो है पानी रखा हुआ, उस तरीके से बहुत बड़े बड़े मटके काइंड ऑफ है वहां पर, और वो पानी रखा हुआ कि अगर कहीं पे आग लग जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो जो है उससे जो है उसको बुझा सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं लेटर अकाउंट डिस्क्राइब द कॉटन ड्रेस पीपल। अब देखो बाद में यहाँ पर बताया हुआ है कि लोग जो है ना कॉटन की ड्रेस पहनते थे। एक लोअर गारमेंट जो है उनका मतलब, एक तो लोअर गारमेंट, एक अपर गारमेंट। तो लोअर गारमेंट में वो उतना जो कि अपने आपके नी से, यानी कि घुटनों से नीचे जाए थोड़ा सा, लेकिन एंकल से ऊपर हो, बेसिकली कैपरी काइंड ऑफ हो वो। और अपर गारमेंट हो जो वो आराम से जो अपने शोल्डर्स तक वो जो है वो पहनते थे। कह रहे हैं कई जो लोग है वो लेदर के शूज पहनते थे जिसपे डिजाइन वगैरह बना होता था। कुछ जो है वो थिक मोटे मोटे सोल्स वाले जो है शूज पहनते ताकि वो लंबे लग सके। तो सबका यहाँ पे अलग अलग पर्सपेक्टिव था। कहते हैं वी आर द हार्ट ऑफ हिस्टोरियन। आप एक हिस्टोरियन बन जाओ जरा कुछ टाइम के लिए, और लुक केयरफुली एट द आर्टिफैक्ट्स प्रेजेंटेड ऑन द स्प्रेड ऑफ द नेक्स्ट पेज। व्हाट कंक्लूजंस कैन यू ड्रॉ अबाउट पीपल एंड लाइफ ड्यूरिंग द मॉडर्न एरा। देखो कह रहे हैं जो यहाँ पे अगले पेज पे आप लोगों को यहाँ पे ये दिखा रखे कि यहाँ पे लोग कैसे थे, लोगों की जिंदगी कैसे थी। अगर आप लोग आर्कियोलॉजिस्ट होते, अगर आप लोग इसको समझ पाते, तो आप लोग क्या समझते कि यहाँ पे लोगों की जिंदगी उस टाइम पे कैसी होती थी। उससे पहले जरा एक बार ये वाला पॉइंट देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने आई थिंक एक क्लास पहले भी इस वाले पॉइंट को किया हुआ है, जब मैंने एम्बलम के बारे में बताया था। क्या तो मैंने ये 8th क्लास में बताया है या ये तुमको ही बताया होगा। जो बच्चे मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है, मैं यूजुअली 7th और 8th को यहाँ पे पढ़ाते पढ़ाते ना काफी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैंने ये पॉइंट कहाँ पढ़ाया था, 7th में था या 8th में था। ये सेम हाल जो मेरे क्लास में होता है, वहां 9th या 10th में, ये मैं 9th को पढ़ाया 10th को पढ़ाया, ऐसे हो जाता है। फिर बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मैम आपने 10th को पढ़ाया होगा, हमें नहीं पढ़ाया। तो ऐसे होता है। तो यही चीज ना यहाँ पे मुझे लगता है कई बार मेरे साथ ना हो जाती है ऐसा। देखो यहाँ पे कह रहे हैं फिगर 5.2 आप 0 यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लायन कैपिटल है। क्या है ये? लायन कैपिटल है बच्चा, जो कि आपकी अशोका ने बनाई थी। अशोका ने जो सारनाथ है, सारनाथ में एक पिलर बनाया था, सारनाथ पिलर जैसे कहते हैं, जो वाराणसी के पास है यूपी में, जहां पे बुद्धा ने अपनी पहली बार टीचिंग दी थी। आपको पता है बुद्धा ने बोध गया में एक ट्री था यहाँ पर, उसके नीचे बैठकर जो है अपने एनलाइटनमेंट को, नॉलेज को हासिल किया था बहुत दिन तक, बहुत सालों तक बैठकर। जब उनको मिल गया तो अपनी पहली टीचिंग देना, जो उन्होंने सीखा उस नॉलेज उस टाइम पे, उसको टीचिंग को देने के लिए वो गए थे आपके वाराणसी के पास सारनाथ पिलर है, वहां पे वो गए थे। सारनाथ एक प्लेस है, वहां पे उन्होंने ये पिलर जो है कुछ टाइम बाद बनवाया, जिस पिलर में ये सब था। ये पिलर का ही अब ये स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या है आप देख रहे हो, यहाँ पे 4 हॉर्स है, सॉरी 4 लायन है, सॉरी 4 लायन है। एक ऐसे फेस है, एक ऐसे है, एक ऐसे और एक पीछे की तरफ है। इस तरीके से 4 लायन है। ये ऊपर की तरफ आपको पीछे वाला नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ बैकवर्ड है। यहाँ पे देखो नीचे इस तरीके से गोल सा स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। यहाँ पे इसमें 4 धर्म चक्र है इस तरीके से।
जो हमारे दिखाते हैं पीस को, और हमारे फ्लैग में भी है वो। और ये 4 यहाँ पे एनिमल्स हैं, हर एक एनिमल। अब एनिमल्स कौन कौन से? एक एलिफेंट है, एक बुल है, एक हॉर्स है, और एक और लायन है। आप देखो क्या बोल रहे हो, कहते हैं अब हमें जो भी मैसेजेस हमने देखा, जो भी हमने चीज देखी, अब देखो इस वाली फिगर से हमें क्या पता चलता है। सिर्फ और सिर्फ इस फिगर को देख के हम ये नहीं देख पा रहे कि हाँ जी एक मैसेज मिल रहा है, हमें से कुछ सीखने को मिल रहा है, बल्कि हम साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि उस समय का भी आर्किटेक्चर, उस समय का जो स्कल्पचर था, जो हाथ से किया जाने वाली नक्काशी होती है, वो कितनी ज्यादा फाइन थी मॉडर्न आर्ट की। पता है इनके बाद एक चोलास थे, हमने पहले पढ़ा हुआ है ना, चोलास, चेरास, पांड्यास। एक चोला और थे जिनकी जो आर्किटेक्चर थी, स्कल्पचर बहुत ज्यादा फाइन था। ऑल्दो हमारे हिस्ट्री में से बहुत सारे रहे, बट ये जो कुछ बहुत ज्यादा और ज्यादा अच्छे वाले थे। कहते हैं कैपिटल यहाँ पर बेसिकली आपको दिख रहा है कि टॉप पोर्शन पे दिखा रखा है, ये पिलर है जो कि सारनाथ में अशोका ने लगवाया था वाराणसी के पास, जहां पे बुद्धा ने अपनी पहली टीचिंग दी थी। ये बता चुकी हूँ, 4 लायंस इस तरीके से जो कि हमारी रॉयल पावर को दिखाते हैं। और नीचे यहाँ पर जो है 4 सबसे पावरफुल एनिमल्स है, एलिफेंट है, बुल है, हॉर्स और लायन है। प्लीज आप इस पॉइंट को याद रखना। पहली बात तो 4 लायंस हैं, उस पॉइंट को। अब लायंस हमारे रॉयल पावर दिखा रहे हैं, हमारा करेज दिखा रहे हैं। फिर जो है नीचे यहाँ पर जो गोल बना हुआ है उनके चारों तरफ घूमते हुए नीचे की तरफ, इसमें 4 धर्म चक्र हैं, और साथ साथ 4 सबसे पावरफुल एनिमल्स जो कि हमारी स्ट्रेंथ को, हमारे करेज को भी दिखाते हैं। और ये एनिमल्स कौन कौन से, आपको ये भी याद रखना है, ये एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं टीचर्स। मैं अगर टीचर हूं तो मैं जरूर पूछूं, ठीक है। हम देखो कौन कौन से एलिफेंट है, बुल है, हॉर्स है और लायन है। ये यहाँ पे कुछ दिखा रखे हैं। इनके साथ साथ मैंने बोला हर एक एनिमल के बाद एक धर्म चक्र है यहाँ पे जो कि दिखा रहा है। ये सब चीजें यहाँ पे व्हील ऑफ धर्म आप कह सकते हो, जो कि बुद्धा की टीचिंग को सिंबलाइज कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक बार बता दी। अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है भाई, यहाँ पे टेराकोटा की फिगरीन है डांसिंग गर्ल की। आप नोटिस करो उसकी जो उसका हेड का, ये देखो हेड ड्रेस किस तरह का बना रखा है, यहाँ पे हेयर स्टाइल उसका क्या है, ज्वेलरी वगैरह देखो किस तरीके से है। ये जो है कुछ चीजें आपके लिए यहाँ पर, हमारे लिए यहाँ पे नोटिस करने के लिए है बेसिकली। तो ये आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे। और यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है जिस टेराकोटा, टेराकोटा का मतलब क्या होता है, जो भी एक ऐसा मटेरियल है बेसिकली जो कि क्ले भी होती है, उसमें आयरन ऑक्साइड भी होता है, ग्लेज एक मटेरियल होता है, वो भी होता है। तो कुछ हार्ड और सॉफ्ट सा मटेरियल ये होता है, जिससे इस तरह की फिगर जो है पहले के टाइम पे आपको हर एम्पायर में बेसिकली देखने को ये मिल जाएगी। हम देखो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि भाई उस टाइम पे डांसिंग भी जो है पैटर्न हुआ करता है, डांसिंग वाज आल्सो अ प्रोफेशन और अ हॉबी। अब देखो ये फीमेल डीटी की पिक्चर दिखा रखी है, उसको टेराकोटा फिगर दे रखा है, यानी किसी ना किसी की फीमेल डीटी होंगी, जिसको पूछते होंगे, उनकी यहाँ पिक्चर दिखा रखी है। अब देखो ये यहाँ पे यक्षी जो फीमेल डीटी जो है, उनकी जब वो होल्ड कर रही है एक फ्लाई विस्क। फ्लाई विस्क क्या होता है देखा है, जैसे आप जब वहां जाओ, आप जब वहां जाओगे ना गुरुद्वारा, या अगर आप किसी मंदिर जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो हमेशा श्याम बाबा जिसके आप जैसे आप जाओगे वहां पे श्याम बाबा के मंदिर जाओगे, तो एक वो होता है एक डंडा, और ऊपर से फ्लाई सा एक पंख का काइंड ऑफ होता है। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। आप अगर ऐसे ना समझ पाओ तो मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ये दिखा, ये देखो इस तरीके से। ये आपने देखा है यूजुअली कि आप जब भी कहीं जाओ इस तरीके से, तो आपको ये सब मिलता है इस तरीके से, जिसको वो उनसे हवा करते रहते हैं, उनकी सेवा करते रहते हैं, उस टाइम पे इसको यूज करते हैं, इसे बोलते हैं फ्लाई विस्क। तो ये यहाँ पर जो है इन्होंने होल्ड कर रखा है, यहाँ पर ये दिखा रखा है यक्षी के पास, यानी कि देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये इनके पास ये है इस तरीके से। फिर देखो यहाँ पे दिखा रखी है, यहाँ पे सप्त मातृका। सप्त मातृका का मतलब क्या है, 7 मदर गॉडेस हैं उन लोगों की, जिनको वो काफी पूछते हैं, कॉन्टिन्यूइंग ट्रेडिशन है, इनकी भी टेराकोटा इमेज ये बना रखी है। ये हॉर्स की है, आप देखो यहाँ पर किस तरीके से इनका, यहाँ पे देखो ब्रिडल पे किस, एक सेकेंड, ये देखो इनके ब्रिडल पे किस तरीके का यहाँ पर एक फिगर सा जो इमेज है, जो स्कल्पचर है, वो किस तरीके का कर रखा है। तो बेसिकली आपको ये सब बातें जो नोट करने के लिए कह रहे हैं, यहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे नजर डालोगे तो ये जो है ना, ये आपका सांची स्तूपा है बेसिकली, ठीक है। क्या है ये सांची स्तूपा। तो ये सांची स्तूपा क्या है, यहाँ पे देखो आपको एक टॉम सा काइंड ऑफ दिख रहा है, ये ऐसा आधा, ये हेमिस्फीयर सा। यहाँ पे देखो ये जो ग्राउंडेड फिगर है ना, इसे हम कहते हैं अंडा, क्या कहते हैं इसको, अंडा या अंडा वट एवर यू कैन से। ये एक यहाँ पे है, इसके नीचे जो है यहाँ पे लोग जो है घूमते हैं, और इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा वगैरह करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं भाई, ये भी काफी फाइन एग्जांपल है उस टाइम का। और ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है इसका वो ब्रिक से बना हुआ है, बाद में जो है वो स्टोन वगैरह का यहाँ पे यूज हुआ था। अशोका ने स्तूपा के साथ साथ, ये अशोका ने बनवाया हुआ है, अशोका पिलर, अशोका स्तूपा, सांची स्तूपा, सारनाथ पिलर, ठीक है। तो सांची स्तूपा, सारनाथ पिलर, ये सब किसने बनवाया, अशोका ने बनवाया। अशोका ने चैत्या और विहारास भी बनवाए थे, काफी इंपॉर्टेंट है।
चैत्य और विहारा। ठीक है, अगर टीचर आपकी चैप्टर के बीच में से क्वेश्चन बनाती है तो क्या पता इस क्वेश्चन को डाले, काफी अच्छा क्वेश्चन होता है कि चैत्य क्या होता है, विहारा क्या होता है। चैत्य बेसिकली एक ऐसी प्लेस है, दोनों ही चीजें बुद्धिस्ट के मॉन्क्स के लिए, जो बुद्धिस्ट के मॉन्क्स होते हैं, जो उनको मानते हैं, जो फॉलो करते हैं, ठीक है, जो मॉन्क्स वगैरह होते हैं, बेसिकली मॉन्क्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे बाबा काइंड ऑफ जो होते हैं ना, मतलब उस टाइम के, लेकिन अच्छे मॉन्क्स जो होते हैं बेसिकली, तो उनके लिए चैत्य बनवाया था। और विहारा, विहारा चैत्य क्या होते हैं, जहां पे वो लोग बैठ के पूजा कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं। और विहारास होते हैं जहां पे वो लोग रह सकते हैं, उनके रहने की जगह के लिए रेजिडेंशियल हॉल बनवाना, दैट इज कॉल्ड विहारा। एक वो आपका चैत्य जो कि प्रेयर के लिए, वर्शिप करने के लिए बनवाया जा रहा है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, और उन्हीं बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रहने के लिए अलग से जगह है, दैट इज कॉल्ड विहारास। ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, अब देखो आगे बात करती हूँ मैं। ये यहाँ पे एक रॉक दिखा रखी है, काइंड ऑफ रॉक का स्कल्पचर है, और जो काफी बड़ी है, कह रहे हैं बिल्कुल एलिफेंट के साइज जैसी है, धौली में है ये, जो कि आज का उड़ीसा है, भुवनेश्वर के पास है। ये भी बुद्धा को दिखाते हैं, बुद्धा की इंटेलिजेंसी को, बुद्धा की कितना पावरफुल थे, पेशेंट थे, काम थे। और यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे आसपास ना कहीं एक रॉक है जिसमें अशोका की एडिक्ट वगैरह वो है। अच्छा जी ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं। कहते हैं अब ये आपको समझ में आ गया कि मैंने बोल दिया कि सारनाथ में ये पिलर बनवाया था अशोका ने, जिस पिलर में ऊपर की तरफ ये बनवाया था कैपिटल थी वहां की। और इसी को हमने जो है, इसके नीचे सत्यमेव जयते कि सत्य की हमेशा जीत होती है, ये लिख के हमने इसको अपने एम्बलम के रूप में हमने इसको इंडिया ने फॉलो करा हुआ है उसी टाइम से। तो आपको ये पता है इंडिया ने नेशनल एम्बलम के रूप में इसको चुना हुआ है। बस संस्कृत में यहाँ पे एक मोटो यहाँ पर है, सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, कि सच की ही हमेशा जीत होती है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड ऑल्सो यहाँ पर कह रहे हैं धर्म चक्र है इसमें, देखो बीच में, जो कि हमारा नेशनल फ्लैग के अंदर भी है। और देखो मोटो यहाँ पे जो ये लाइन है ना, सत्यमेव जयते, ये मुंडका उपनिषद होते हैं। उपनिषद क्या होते हैं, बेसिकली किसी भी टीचर की जो टीचिंग्स है उन्हें हम बोलते हैं उपनिषद। तो उसमें मुंडका उपनिषद जो है उसमें ये लाइन है, इट रीड्स सत्यमेव जयते ननृतम। ननृतम का मतलब क्या होता है कि फॉल्स हो, यानी कि झूठ नहीं जीतता है, हमेशा ही सच जो है वो जीतता है, सच जीतता है। ठीक है, अब देखो बेसिकली यहाँ पे कुछ सिंबल्स वगैरह दिखा रखे हैं, आपको ये नहीं समझना है क्योंकि समझ में नहीं आ पाएंगे इतना। यहाँ पे कुछ कंपास काइंड ऑफ है, ये आपका जो है धर्म चक्र दिखा रखा है। ये तो कुछ सिंबल्स अगर आप लोग गेस कर सको तो। अब ये बता चुकी हूँ, जो आपका स्टूबा में ऐसा वाला स्ट्रक्चर था वहां पे अंधा है, ये यूनिवर्स को दिखा रहा है बेसिकली। और यहाँ पे सेक्रेट रिलीज, इसको काफी पूछते हैं लोग, उस चीज को यहाँ पर दिखा रहा है। लोग जो है यहाँ पे एक सर्कल दिखा रखा है, नीचे उसके अराउंड जो है घूमते हैं, परिक्रमा लगाते हैं बेसिकली प्रदक्षिणा के रूप में, यानी कि इसको पूजने के रूप में, वर्शिप करने के रूप में। अच्छा आप देखो आगे कह रहे हैं फ्रेजाइल नेचर ऑफ एम्पायर्स, कि भाई एम्पायर जो है काफी फ्रेजाइल सा है, डगमगाता सा है, अनस्टेबल सा है। क्यों ऐसा क्यों होता है, कब ऐसा होता है, इसको देखेंगे। ये वाला पॉइंट पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन में जो है टीचर पूछ सकते हैं। आपने हायर ग्रेड्स में आगे और बड़ी क्लासेस में आपने ये पढ़ोगे आप आगे, कि भाई जो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एम्पायर रहे हो, अलग अलग जगहों पे वर्ल्ड में एम्पायर रहे हैं, चाहे रोमन एम्पायर हो, चाहे पर्शियन एम्पायर हो, चाहे ऑटोमन्स का एम्पायर हो। ये तो आप 10th तक ही पढ़ लोगे, ब्रिटिश का ही पढ़ोगे, रशियन भी पढ़ लोगे, स्पेनिश नहीं पढ़ोगे, स्पेनिश आपके बुक्स में नहीं है। और रोमन भी थोड़ा बहुत है, पर्शियन का भी थोड़ा बहुत है, लेकिन ब्रिटिश का, रशियन का, ऑटोमन्स एम्पायर आप इसको पढ़ लोगे आगे 9th-10th क्लासेस में, बेसिकली 10th में है ये। अच्छा अब देखो ये सब जो है ना काफी ज्यादा लंबे समय तक रहेंगे ये भी, लेकिन लंबे समय तक रहने के बाद भी कोई भी एम्पायर डिक्लाइन क्यों होता है, हिस्टोरियंस पे जो उसकी डिक्लाइन की बातें क्यों करते हैं, डिक्लाइन जो है क्यों होता है बेसिकली। तो रीजन क्या होता है, किसी भी एम्पायर के डिक्लाइन होने का, उसका इफेक्ट जो है कम होते जाने का, उसके ढलते जाने का। कहते हैं सबसे जो एक मेजर इंपैक्ट होता है वो होता है टेम्पटेशन फॉर सम ऑफ द एम्पायर रीजन्स टू ट्राई एंड बिकम इंडिपेंडेंट। कि मान लो ये एम्पायर है और जो उसके कुछ रीजन्स हैं, ये एक अलग अलग यहाँ पे छोटे मोटे रीजन्स, छोटे मोटे किंगडम्स है, इनकी अंदरूनी इच्छा जो इनमें टेम्पटेशन से जागती है कि ट्राई करना और इंडिपेंडेंट बनने की। आप सोचो बड़ा सा एम्पायर है, उसमें जो छोटे मोटे जो किंगडम्स है, कि अगर ये इंडिपेंडेंट होना चाहे, इस एम्पायर से अलग होकर इंडिपेंडेंट होना चाहे, तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं से जो है डिक्लाइन की जो मैं कहूँ स्टार्टिंग फेज है वो शुरू हो जाता है। कहते हैं एग्जांपल के लिए, इफ एम्परर नीडेड मोर रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग मिलिट्री कैंपेन्स और इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट, कहते हैं अगर मान लो अगर सूखा पड़ गया है या कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई है, मिलिट्री कैंपेन बहुत दूर जाना है, तो उस एम्परर को ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं।
अच्छा जी। अब ये जो रिसोर्सेस कहाँ से आएंगे उसके पास, जब वो अपनी ट्रिब्यूट के डिमांड्स को बढ़ा देगा। ट्रिब्यूट क्या होता है कि मान लो राजा है, उसने ये रीजन जो है वो जीत लिया, उस किंग ने। जीतने के बाद भी उसने कहा मैं नहीं राज कर रहा यहाँ पे, राज यहाँ पे तुम ही करो, जिसको हराया उसी को दे देगा, तुम यहाँ पे राज करो, बस तुम मुझे हर टाइम हर महीने जैसा भी यहाँ पर है तुम मुझे कुछ ना कुछ देते रहोगे। उसे बोलते हैं ट्रिब्यूट। कि मानोगे तुम मुझे कि मैं तुम्हारा ओनर हूँ, तुम्हारे ऊपर सबसे ऊपर मैं ही हूँ, और तुम जो है मुझको, तुम्हें यहाँ पे राज करने देने के लिए एक ट्रिब्यूट हर साल हर महीने जो है पे करा करोगे कुछ ना कुछ। जिसकी वजह से अब देखो, अगर उस राजा को सूखा पड़ गया है, प्रॉब्लम है, उसको दूर जाना है, अगर हमारी गवर्नमेंट कोई भी यहाँ पर स्कीम लाती है तो यूजुअली ऐसा होता है कई बार टैक्सेस बढ़ जाते हैं। यही सेम काम उस समय पे इस रूप में होता है, ट्रिब्यूट बढ़ाने के रूप में। अगर राजा को कहीं दूर जाना है, कोई प्रॉब्लम आई है देश में, उनके एम्पायर में, तो वो क्या करेंगे, इस ट्रिब्यूट को बढ़ा देंगे। अब जब ट्रिब्यूट को बढ़ाएंगे तो जो लोग ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं उनको गुस्सा आएगा, उनको अच्छी नहीं लगेगी ये चीज, रिजेंटमेंट हो जाएगा उनका। कहते हैं या फिर मान लो एक कोई पावरफुल एम्पर था, अब उसके बाद जो है कोई वीक रूलर आया है, वीक आया है, तो मान लो तो एक पॉइंट तो ये वाला हो गया कि जब भी रूलर को कहीं और जाना है और कई राजा को कहीं जाना है तो वो टैक्सेस को बढ़ा देगा, ट्रिब्यूट को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से लोगों के मन में, जो ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं, छोटे मोटे जो किंगडम्स के किंग हैं, उनके मन में रिसेंटमेंट आ जाएगा, वो यहाँ से हटने की कोशिश करेंगे। एक तो ये होगा। दूसरा, मान लो जो भी एम्पर आपका था जो काफी पावरफुल था, उसके बाद जो सक्सेसर्स आए हैं वो काफी वीक है, लोकल। अब जो भी आपके लोकल किंग वगैरह होंगे, मैंने बोला, क्या पता वो एक चांस लें, बेसिकली वो सिर्फ सोचे कि ऐसा करते हैं हम ना ट्रिब्यूट पे नहीं करते, तो देखते हैं फिर जो राजा है वो क्या कर पाएगा। अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो वो हट जाएगा। तो ये हो गया एक चीज। सॉरी। अब देखो कह रहे हैं ऑल्सो, आप देखो कि जितना ज्यादा बड़ा एम्पायर होगा उतना ही ज्यादा उसको, मैं कहूंगी, होल्ड कर पाना, एक साथ उसको मैनेज कर पाना मुश्किल होगा। बहुत सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही मुश्किल होगा। तो कहते हैं उतना डिफिकल्ट होगा। जैसे आपने देखा अलेक्जेंडर के टाइम पे क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर आगे बढ़ता गया था, और जो भी उसकी पुरानी बहुत दूर की टेरिटरीज थी जहां पे अलेक्जेंडर ने अपने सेट्रैप्स उठा रखे थे, जो गवर्नर्स थे जो कि उसके जाने के बाद वहां पे रूल कर रहे थे, वो जो सेट्रैप्स वगैरह थे वो क्या होंगे, वो सबसे पहले एम्पायर से हटेंगे, उससे दूर होंगे। और फिर जो है भैया क्या होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी वगैरह कुछ भी हुआ है तो वो भी किसी भी एम्पायर के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देती है। तो आपने आप यहाँ पे दो तीन रीजन देखे। पहला रीजन जो यहाँ पे क्या हुआ किसी भी एम्पायर के टूटने का, कि भाई ट्रिब्यूट को जो है तुमने बढ़ा दिया है। सेकंड, उसने बोला कोई वीक रूलर आया था और जो वीक वाला है वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। और थर्ड, आपने बोला अगर एम्पायर जो है बहुत बड़ा हो जाता है तो आप जो है उसको हैंडल नहीं कर पाते हो। चौथा, आपने बोला अगर कोई कैलामिटी आ गई है तो भी आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, आपका जो एम्पायर का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा। तो ये यहाँ पे कुछ रीजन हुए जो हम लोग नोट्स करेंगे, तब यहाँ पे मैं कुछ और रीजन यहाँ पे लिखाऊंगी कि और कौन कौन रीजन यहाँ पे, प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो सकती है एम्पायर के डिक्लाइन के लिए, क्या रीजन और हो सकते हैं। आगे देखो कह रहे हैं एम्पायर जो है क्या एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, कभी अच्छा कभी बुरा, बिल्कुल पैराडॉक्स, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है। कभी तो ऐसा लगेगा कि हाँ जी वो पॉलिटिकल यूनिटी लेकर आ रहे हैं, सब जो है एक साथ आ रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न के एम्पायर में हुआ था जहां पे पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट एक साथ आ गया था। और देखो ऐसा होगा और एलिमिनेट करेंगे वॉरफेयर। अब जब एक साथ आ गए हैं सारे के सारे, तो जो छोटे मोटे जो किंगडम्स है वो आपस में नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है हमारे ऊपर तो वो बैठा है। एक तो ये हो जाएगा। साथ साथ देखो यहाँ पे कह रहे हैं इससे क्या होगा, इस पॉलिटिकल यूनिटी से एक वेल मैनेज एम्पायर बनता है, जिससे लोगों के अंदर प्रोस्पेरिटी, जो पैसे वैसे हैं वो खूब लोग जो है आराम से यहाँ पे रहते हैं, और जो वॉरिंग है, जो मतलब जो छोटे मोटे किंगडम्स हैं वो उनके बीच में थोड़ा बहुत कंफ्लिक्ट यहाँ पर रहता है लेकिन कम हो जाता है। देखो साथ साथ एक और बात यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एम्पायर्स हैव ऑलमोस्ट ऑलवेज बीन एस्टैब्लिश्ड थ्रू वॉर। भाई देखो अब इसका पैराडॉक्सल सिचुएशन क्या है, एम्पायर के आने पे एक तो पॉलिटिकल यूनिटी आती है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि जब एम्पायर बनता है तो वो वॉर के थ्रू बनता है। इसमें जो कई सारे छोटे मोटे जो किंगडम्स होते हैं वो सब यहाँ पे हट जाते हैं। और लेकिन किसी भी एम्पायर को अपनी मैं कहूँ अपने आप को मैनेज रखने के लिए, अपनी एक्सिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए फोर्स का, रिप्रेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी को सप्रेस करना पड़ता है। और इस वजह से यहाँ पर जो है ना ये फ्रजाइल होते हैं और जरूरी नहीं कि हर टाइम बने रहें, अनस्टेबल हो जाते हैं एक टाइम के बाद। आप देखो बेसिकली यहाँ पे आपको एक टाइम पीरियड दिखा रखा है, टाइम लाइन दिखा रखी है, महाजनपद से पहले 500 BC तक। उसके बाद मैंने बोला मगध का जो एम्पायर था वो किस किस के अंडर आया। सबसे पहले यहाँ पे अजात शत्रु, और तो यहाँ पे अजात शत्रु है लेकिन सबसे पहले वैसे बिंबिसारा के हाथ में आया था, विच हु बिलोंग टू हरियनका डायनेस्टी। ये दोनों ही मतलब हरियनका डायनेस्टी थे, बिंदुसारा भी और ये अजात शत्रु भी हरियनका डायनेस्टी थे। उसके बाद जो यहाँ पे शिशुंका डायनेस्टी भी आती है, इसी के बाद यहाँ पे फिर जो है नंदा डायनेस्टी आती है जिसमें महापद्मानंदा, और लास्ट कौन रहेंगे यहाँ पे धनानंदा, वो यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद जो है वो हटते हैं, फिर यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, फिर अशोका आएगा, और फिर जो है मौर्यन एम्पायर इस टाइम तक जो है वो चलता
रहेगा। फिर जो है ये भी हट जाएगा 185 BC के बाद। फिर यहाँ पे कुछ और शुरू हो जाएगा, और क्या शुरू हो जाएगा वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। समझ में आ गया जी? चैप्टर खत्म हो गया। एक बार बिफोर में मूव ऑन कर लेते हैं। अब देखो आपने क्या सीखा है चैप्टर में। बेसिकली एम्पायर जो है बहुत बड़ी टेरिटरी होता है जो कि छोटे मोटे किंगडम से बनता है। बता रखा है मैंने, ये जनपद होते हैं। जनपद जो है कंबाइन होकर फॉर्म करेंगे महाजनपद। ये जो महाजनपद है ये यहाँ पर कुछ महाजनपद मिलकर बनेगा किंगडम, और कई किंगडम मिलकर बनेगा आपका ये एक एम्पायर। ठीक है, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं जो एम्परर्स होते हैं, ठीक है, अब किंग को राज करने वाला किंगडम पे राज करने वाला किंग होगा, एम्पायर पे राज करने वाला कौन होता है? एम्परर होता है। कहते हैं ये अपने किंगडम को और बढ़ाते रहते हैं और आगे की तरफ करते रहते हैं, अपना फेम, अपनी पहचान बढ़ाने के लिए, पावर बढ़ाने के लिए, मिलिट्री पावर को बढ़ाते रहते हैं, रिसोर्सेज को, इकोनॉमिक लाइफ को, ट्रेड को, इन सब चीजों को यहाँ पर कंट्रोल करता है कोई भी एम्परर जो होगा। फर्स्ट एम्पायर कौन सा था इंडिया का? आपको पता है मौर्यन एम्पायर था, जो कि ऐसे रीजन में आया था। कहां पे आया था? मगध में आया था। अब मगध में क्या था? बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, यहाँ पे हर एक चीज यहाँ पर थी। इसी वजह से सबसे ज्यादा जो फ्लरिश हो पाया वो मगध ही हो पाया। आपने अलेक्जेंडर के कैंपेन के बारे में देखा, जो नॉर्थ वेस्ट इस तरीके से आया था। यहाँ पे उसने बैटल भी करा था झेलम नदी के पास पोरस से, उसमें हार भी गया, मतलब उसमें जीत गया था अलेक्जेंडर, तो पोरस हार गया था। लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे करके इंडो ग्रीक कल्चर, क्योंकि ग्रीक था अलेक्जेंडर, तो यहाँ से ही ग्रीक का कल्चर जो है वो इंडिया में आना शुरू हुआ था, तो इसके कॉन्टेक्ट जो है वो बढ़ गए थे। मौर्यास का जो है बहुत वास्ट एम्पायर रहा था, मतलब जिसकी लेगेसी जो है बहुत सेंचुरीज तक बाद में भी रही। लेगेसी मतलब क्या, कि क्या वो छोड़ के गए, जिसमें हमने देखा कि ट्रेड रूट बहुत बढ़ गए थे हमारे, इकोनॉमिक सिस्टम काफी अच्छा हो गया था, कॉइन्स जो है हम उसको काफी अच्छा यूज करने लग गए थे, अर्बन की सेटलमेंट जो है काफी अच्छी डिजाइन हो गई थी, एलेबोरेट सिस्टम यहाँ पर था एडमिनिस्ट्रेशन का, किस तरीके से करना है, गवर्न कैसे करना है, आर्ट और आर्किटेक्चर ये बहुत अच्छा छोड़ गए। अच्छा यही जो है ना ग्रीक भी बहुत अच्छा छोड़ गए थे। ग्रीक का भी बहुत फाइन आर्किटेक्चर था, आपको पता है। आज भी हम ग्रीक का कल्चर, ग्रीक का आर्किटेक्चर को काफी अप्रिशिएट करते हैं। फिर देखो लास्ट यहाँ पे अशोका के बारे में आपने देखा था, जिसका एक कलिंगा वॉर ने उनका रूट ही चेंज कर दिया, लाइफ का नजरिया ही बिल्कुल जो है चेंज कर दिया था। इसके बाद वे काइंड जो है रूलर वो बन गए थे, और फिर वो धर्म का पाथ विच वाज कॉल्ड धम्मा, बुद्धा की टीचिंग्स को फैलाते थे और अपना धम्मा को फॉलो करते थे। और धम्मा क्या था? कुछ एथिकल प्रिंसिपल जो हर एक पर्सन को फॉलो करने चाहिए, और यही जो प्रिंसिपल्स थे वो उन्होंने अपने जो एडिक्ट्स वगैरह होते हैं, जिसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट जो होती है उन्हें बोलते हैं एडिक्ट्स, उसको जो है पिलर्स पे या स्टोन्स वगैरह पे, रॉक वगैरह पे जो है उन्होंने इंस्क्राइब कराया था। समझ में आ गया? एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। आप लोग का चैप्टर ही कंप्लीट हो गया पार्ट नंबर 4 में। आई नो ये 4 पार्ट बने हैं इसके, लेकिन मैं वीडियो को कोशिश करती हूँ कि बहुत लंबा ना रखो, बिकॉज जितना लंबा रखूंगी आप लोगों का ना ऐसा होता है कि पढ़ने की ना उतना वो होता है बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, इस वजह से ज्यादा लंबा नहीं रखती हूँ वीडियोस को। एंड आई होप आप लोग को यहाँ तक का वीडियो समझ में आई हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो को देखते हो तो कम से कम सब्सक्राइब तो क्या करो, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप, अगर आप लोगों के लिए आने अगर अच्छी लगे, आपको कोई डाउट हो, इवन अगर आपको मैंने बता रखा है प्रगति अग्रवाल ऑफिशियल, आप इस चैनल में मुझे मतलब इंस्टाग्राम पेज है, आप यहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो, और यहाँ करके आपको जो भी डाउट्स वगैरह आपके आप मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक बिल्कुल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं बच्चा अपनी अगली वीडियो में।